अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आपके होस्ट उड़ा देगी क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो बज़ाहिर छोटा सा है लेकिन दुनिया भर में मुसलमानों के दिलों में खौफ और गुस्से की अलामत है। जी हाँ, इसराइल। यही वो मुल्क है जो फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाने में बदनाम है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी तरक्की, टेक्नोलॉजी और आज़ाद कल्चर की वजह से दुनिया में सबसे अलग पहचाना जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी बोल्ड और आज़ाद हैं कि ज़िना और ताल्लुकात को बिल्कुल आम चीज़ समझती हैं। जहाँ हमारे माशरे में ये सब बातें हराम और मयूम मानी जाती हैं, वहाँ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दोस्तों, आखिर तक वीडियो को देखें क्योंकि इसमें हम जानेंगे इसराइल की खूनी तारीख, मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम, हैरानकुन हक़ाइक़ और ये कि वहाँ की लड़कियाँ इतनी बोल्ड क्यों हैं और ज़िना को क्यों अहमियत दे रही हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हकीकतें आप तक सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तारीख समझना उसकी मौजूदा हालात और माशरात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसराइल की कहानी भी ऐसी है जो सदियों पर मुहित है और जिसमें खून, आंसू, कब्जे और साजिशें सब शामिल हैं। आज हम तफसील से देखेंगे कि इसराइल वजूद में कैसे आया, किसने इसे बनाया और मुसलमानों के लिए ये हमेशा एक जख्म क्यों रहा। यहूदियों की कदीम तारीख। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहूदी कौम हमेशा से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरी हुई थी। कभी बाबल में, कभी मिस्र में, कभी यूरोप में। मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों को हुक्मरानों ने निकाला, कत्ल किया या गुलाम बनाया। सबसे बड़ा सानहा हिटलर के दौर में हुआ जब होलोकॉस्ट के नाम से लाखों यहूदी मारे गए। इसी जुल्म और सितम ने दुनिया के सामने ये तासर पैदा किया कि यहूदियों को भी एक अलग रियासत दी जाए ताकि वो महफूज रह सकें। इसराइल का क़याम 1948 वो साल था जब दुनिया का नक्शा बदल गया। तानिया की इस्तामारियत के बाद मिस्र के वस्ता पहले ही कमज़ोर हो चुका था। अमेरिका और मगरबी ताकतों ने यहूदियों की हिमायत की। फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक नया मुल्क इसराइल वजूद में आया, लेकिन मसला ये था कि इस ज़मीन पर पहले से लाखों मुसलमान आबाद थे। ये इनका घर, इनकी ज़मीन और इनकी तारीख थी। इसराइल के क़याम का मतलब था कि इन मुसलमानों को अपने घरों से बेदखल कर दिया जाए। नकबत फिलिस्तीनियों का अलमिया। 1948 के क़याम के बाद एक लफ्ज़ मशहूर हुआ, निकबत यानी बड़ा अलमिया। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाले गए, देहात और शहर खाली करवाए गए, मुसलमानों को पनाह गज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर किया गया। ये वो वक्त था जब दुनिया भर के मुसलमान सदमे में थे। एक तरफ मगरबी मीडिया इसराइल को मजलूमों की रियासत बनाकर पेश कर रहा था और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी औरतें और बच्चे दरबदर हो रहे थे। 1967 की जंग। इसराइल सिर्फ क़याम पर नहीं रुका। 1967 में एक और बड़ी जंग लड़ी गई जिसे 6 रोज़ा जंग कहा जाता है। इस जंग में इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों में मशरक़ यरूशलेम, मगरबी किनारा, गजा पट्टी, गुलान की पहाड़ियाँ और सराय सीना कब्जे में ले लिया। ये एक ऐसा सदमा था जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुसलमानों पर जुल्म और फिलिस्तीन की मौजूदा हालत आज भी अगर हम देखें तो गजा पट्टी दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल बन चुकी है। हर तरफ चेक पोस्ट, दीवारें और नाके हैं। मासूम बच्चों पर बमबारी होती है, औरतों को घरों से बेदखल कर दिया जाता है, नौजवानों को बगैर मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं और इस्लामी दुनिया सिर्फ किरादारों तक महदूद हैं। इसराइल सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं बल्कि मजहब का भी मसला है। यहाँ मौजूद है मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस। मस्जिद अक्सा वो जगह है जहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए। मुसलमानों के लिए ये जगह रूहानी और ईमानी अहमियत रखती है, लेकिन आज वहाँ कब्जा है और मुसलमान अपनी सबसे मुकद्दस जगह पर आज़ादाना इबादत भी नहीं कर सकते। इसराइल की पॉलिसी, खौफ और ताकत। इसराइल ने शुरू दिन से एक ही पॉलिसी अपनाई, ताकत दिखाओ ताकि कोई करीब ना आए, मुसलमानों को कमज़ोर रखो, दुनिया को मीडिया के जरिए बावर कराओ कि इसराइल हमेशा खतरे में है। इसी पॉलिसी के तहत वो जदीद हथियार बनाता रहा, एटमी ताकत हासिल की और अपने मीडिया को दुनिया भर में मजबूत किया। दोस्तों, ये पूरी तारीख हमें ये सिखाती है कि अगर मुसलमान मुतहद ना हो तो दुश्मन इन पर आसानी से कब्जा कर सकता है। सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और मीडिया के ताकत से मुकाबला करना पड़ता है। इसराइल छोटा मुल्क है मगर इसकी प्लानिंग
और इत्तेहाद ने इसे दुनिया में ताकतवर बना दिया है। तसव्वुर करें वही सरजमीन जहाँ कभी अजानों की आवाज़ गूंजती थी, आज वहाँ गोलियाँ चलती हैं। जहाँ बच्चे कुरान पढ़ते थे, आज वही बच्चे मलबे तले दबे मिलते हैं। जहाँ औरतें पर्दे में रहती थी, आज वही औरतें अपने शहीद बच्चों को कफन दे रही हैं। ये कहानी सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के ज़वाल की कहानी है। दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में इसराइल की खूनी तारीख और मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम देखे। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, यानी इसराइल के वो पहलू जो दुनिया को चुका देते हैं। छोटा सा मुल्क लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़ा, जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, और एक ऐसा माशरती कल्चर जो मुसलमानों के लिए समझना भी मुश्किल है। ये हिस्सा आपको हैरत में डाल देगा, क्योंकि इसराइल की जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं जैसी आपने टीवी पर देखी है। इसराइल के जिग्राफियाई हक़ाइक़, रकबा सिर्फ 22,000 मरबा किलोमीटर, पाकिस्तान के पंजाब के एक ज़िले के बराबर, आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब, ज़बान इब्रानी और अरबी लेकिन अंग्रेज़ी भी आम है। करंसी इसराइली शेकल, दारुल हुकूमत यरूशलेम, जिसे दुनिया के ज़्यादातर मुल्क तस्लीम नहीं करते, वो तेल अबीब को मानते हैं। छोटे से मुल्क में इतनी ज़्यादा सियासत, टेक्नोलॉजी और पावर, यकीनन ये हैरान कौन है। इसराइल की मैशत और तरक्की। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। यहाँ पर फीसद स्टार्टअप कंपनियों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल यहाँ अपने रिसर्च सेंटर रखती हैं। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सहरा को हरियाली में बदल दिया गया। पानी की कमी को हल करने के लिए डिस्टिलेशन प्लांट लगाए ताकि समुंदर का पानी पीने के काबिल हो सके। यानी एक तरफ जुल्म और जबर है, दूसरी तरफ तरक्की और इजाज़त की दुनिया। इसराइल का माशरती कल्चर। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। इसराइल का माशरती कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग आज़ाद सोच रखते हैं, मज़हब को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ज़्यादा सेकुलर सोसाइटी है, तालीम का मेयार बहुत ऊंचा है, तकरीबन हर नौजवान यूनिवर्सिटी तक पढ़ता है। ख़वातीन और मर्द दोनों हर शबे में बराबर का किरदार अदा करते हैं। नाइट लाइफ और पार्टी कल्चर। दोस्तों, इसराइल की नाइट लाइफ यूरोप के बड़े बड़े शहरों से कम नहीं। तेल अबीब को पार्टी कैपिटल कहा जाता है। सहलों पर दिन रात पार्टीज होती हैं। नाइट क्लब में मौसीकी, शराब और रक़्स आम है। नौजवान खुलकर मेल जोल रखते हैं। यही वो चीज़ है जो मुसलमानों के लिए हैरान कौन और बाजू का झटका देने वाली है। ख़वातीन की आज़ादी। इसराइली लड़कियों को दुनिया की सबसे ज़्यादा आज़ाद ख़वातीन माना जाता है। वो तालीम, नौकरी और फौज में बराबर का हिस्सा लेती हैं। यूनिवर्सिटियों में लड़कियां अक्सर लड़कों से ज़्यादा नज़र आती हैं। शादी और रिश्तों के बारे में वो अपनी मर्जी से फैसले करती हैं। पर्दा या मजहबी पाबंदियाँ ज़्यादातर नहीं होती। यहाँ की ख़वातीन बोल्ड, कॉन्फिडेंट और खुद मुख्तार हैं। हमारे यहाँ ज़िना एक बड़ा गुनाह और समाजी जुर्म है, लेकिन इसराइल में इसको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। वहाँ पर डेटिंग आम है। शादी के बगैर ताल्लुकात को बुरा नहीं समझा जाता। नौजवान लड़के और लड़कियाँ खुलकर ताल्लुकात बनाते हैं और माशरा इस पर एतराज़ नहीं करता। यहाँ तक कि इसराइली सोसाइटी में ज़िना को एक पर्सनल चॉइस कहा जाता है, न कि गुनाह। फौजी लाजमी सर्विस। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि इसराइल में हर लड़के और लड़की को 18 साल की उम्र के बाद फौज में लाना लाजमी है। लड़कियां भी तकरीबन 2 साल फौजी तरबियत लेती हैं। इस तरबियत से वो मज़ीद आज़ाद और मजबूत हो जाती हैं। यही वजह है कि इसराइली ख़वातीन दुनिया की सबसे ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट मानी जाती हैं। सेकुलर मुकाबला, मजहबी इसराइल। इसराइल में 2 ग्रोह हैं। सेकुलर यहूदी जो मजहब को सिर्फ त्योहारों तक महदूद रखते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो मजहब के सख्त असूलों पर अमल करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सेकुलर तबका ज़्यादा ताकतवर है और पूरे माशरे को मॉडर्न ओपन बना रहा है। मुसलमानों के लिए हैरान कौन तसाद। ये सब कुछ मुसलमानों के लिए बहुत मुख्तलिफ है। जहाँ फिलिस्तीनी मुसलमान अपनी ज़िंदगी बचाने की फिक्र में हैं, वही इसराइली नौजवान पार्टीज और आज़ाद ज़िंदगी का लत्फ़ उठा रहे हैं। ये तसाद देखकर एक मुसलमान का दिल खून के आंसू रोता है। दोस्तों, ये था इसराइल का दूसरा पहलू। एक ऐसा मुल्क जो एक तरफ खून रेज तारीख रखता है और दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी और आज़ाद कल्चर में आगे है। यहाँ की लड़कियाँ बोल्ड और खुद मुख्तार हैं और जिना को बुरा नहीं बल्कि अपनी आज़ादी समझती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आज़ादी दरअसल तरक्की है या अखलाकी तबाही? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।